ठीक है, तो आज ना हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर ही है अपना, ठीक है इसका। तो बताओ ये चैप्टर किस किस को कितना कितना आता है, कि डिफिकल्ट किस किस को लग रहा है, ये किस में क्या क्या दिक्कत आती है, कि मतलब ये नहीं समझ आता, वो नहीं समझ आता, लाइक न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, आरएनए बेस पेयर। मैम कर रखा है ना। तो अपन इसे फटाफट 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 करेंगे, और जिसको जो दिक्कत है फटाफट पूछते जाना, और थोड़ा अपन जल्दी जल्दी करेंगे ताकि अपना सिलेबस फटाफट फटाफट कंप्लीट हो और इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए इस वाले चैप्टर के अपन। ठीक है। और आज मैं आपको ना उसकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की ना डीपीपी भी शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो ना इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना ये पूरे से डीएनए के अराउंड है, कि डीएनए आरएनए, डीएनए कभी आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, कभी आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, डीएनए की सीक्वेंस बन रही है, दो स्ट्रैंड्स जुड़ रही है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये डीएनए है क्या आखिर, मतलब इतना सब कुछ डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं तो डीएनए को सिर्फ बोल दिया गया है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो वो तो नहीं होता। ठीक है। तो ना हम स्टार्ट करते हैं डीएनए से। तो सबसे पहले ये याद रखो, न्यूक्लिक एसिड। अब जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ना डीएनए और जो आरएनए होता है, और ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखो, जो डीएनए है और आरएनए है ये दोनों ना एक न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे पहले कंफ्यूजन यही रहता है कि ये बेस पेयर है, नाइट्रोजनस बेस है, क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सॉर्टेड है, इसका पूरा फुल फॉर्म लिखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो अब डीएनए क्या करता है, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, कि सारे ऑर्गेनिज्म में ना ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, मतलब इंफॉर्मेशन पास करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, वो मेंडल ने एक्सप्लेन कर दिया था ये। ठीक है। अब आरएनए क्या करता है, जब डीएनए सारा काम कर रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, तो आरएनए का भी तो कुछ भी काम होगा। ठीक है। तो आरएनए क्या करता है, देखो ऑर्गेनिज्म में ये सारा काम निपटा दिया है डीएनए। अब जो वायरस है बेचारे, ठीक है, तो इन सब वायरस में ना जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वो डीएनए नहीं, वो आरएनए होता है। तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है, आरएनए। और इसका और क्या क्या काम होता है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा ना इसके थोड़ा सा और काम होता है। वो काम ये होता है कि ये एक्ट फंक्शन एज मैसेंजर, ये मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है। और क्या करता है बताओ, किसी को पता है, अडेप्टर की तरह काम करता है। ये क्या होता है, ये सब आगे आने वाला है। ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, कि कोई भी एंजाइम है उसका स्पीड बढ़ा दे रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है कभी कभार। ये सारे आरएनए के हैं, और डीएनए का सिर्फ एक काम है, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और आरएनए बहुत फ्लेक्सिबल है यार, वो मतलब कभी अडेप्टर बन जा रहा है, कभी मैसेंजर बन जा रहा है। तभी नहीं पढ़ते mRNA tRNA ये सब पढ़ते हैं। तो ये अपन आरएनए के बारे में ही पढ़ते, कभी mDNA नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना, कभी mDNA नहीं पढ़ा होगा। डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जो बहुत फालतू है, जो कभी इधर कभी उधर कभी उधर हर जगह घुस जा रहा है, वो है आरएनए। ठीक है, इतना याद रखो। ये क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो डीएनए है ना, डीऑक्सी, देखो इसका फुल फॉर्म लिखने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देती हूँ, ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। जो डीएनए है ना, वो है लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अपना ध्यान से देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, पेन वेन सब हटा दो, अब बस मेरी बात सुनते जाओ। देखो पॉलीमर क्या होता है, एक ये मान लो कि एक कोई सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस ये प्रोटीन्स मान लो, लेट्स से प्रोटीन्स है या फिर अमीनो एसिड्स हैं। ये बहुत सारे देखो, 1 2 3 4 5, जब एक साथ कोई भी चीज जुड़ के
एक चेन बना लेती है ना, उसको अपन पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इफ्रा, भूमि, साक्षी, पार्थ और ये सारे सुनैना, तनु, ये अलग अलग इंडिविजुअल हैं, पर ये अगर साथों सीक्वेंस में खड़े हो गए और तीनों सब एक के साथ जुड़ गए, जैसे असेंबली की लाइन हो गई, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, एक चेन। उस चेन को हमने बोल दिया है पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर, तो डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है और किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये याद रखो, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलके बना रहे हैं डीएनए। ठीक है, तो अब ना हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, डीएनए के बारे में ही सब कुछ देखने वाले हैं। तो डीएनए क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक पॉलीमर बनाए हैं और इसी को हमने कह दिया है डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड्स, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स खुद है ये कैसे बन रहा है, कि डीएनए पता पड़ गया, जो पूरा डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स से बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है, पर न्यूक्लियोटाइड्स खुद कैसे बना है वो जानना जरूरी है। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। और एक चीज जो है वो है लेंथ ऑफ डीएनए। हम पढ़ते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलके न्यूक्लियोटाइड ना डीएनए बना रहे हैं, तो बहुत एक लंबा डीएनए बन गया होगा। तो भाई क्या डीएनए इतना लंबा है कि सबको है ना गोल गोल रैप कर ले, कोई इसका लेंथ होता होगा, तो हम उसकी लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी लेंथ को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 कितने न्यूक्लियोटाइड है वो उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही ये बोलते हैं या तो सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात कर लो या फिर पेयर की बात कर लो, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ही हम बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। ये सबको क्लियर है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले तो ये बताओ, ये सबको क्लियर है ना, है ना, बहुत इजी था, इसमें तो कुछ हार्ड नहीं था ना, ये सबको क्लियर हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बन रहा है। और न्यूक्लियोटाइड, अगर हम पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ रखते हैं, उसकी को हम बोलते हैं बेस पेयर। तो जो ह्यूमन का डीएनए होता है ना, ह्यूमन डीएनए, उसको अगर हम बेस पेयर में बात करें तो वो कितना होता है, 3 × 3 × 10⁹ बेस पेयर। बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरियोफेज की बात कर सकते हैं, ई कोलाई की बात कर सकते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं, सारे याद करने, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं यार। हम यहाँ पे कछुआ, हाथी, इन सब की बात नहीं कर रहे, बैक्टीरियोफेज की बात नहीं कर रहे, अपन इंसानों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने इंसानों वाला ह्यूमन डीएनए डाला है, जिसका बेस पेयर अगर आ जाए तो याद रखना है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, मैंने आपको इसके अंदर बताया था, देखो डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो भैया अब हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। देखो ये वाली जो स्लाइड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। इस पूरा चैप्टर जो है ना वो इस वाली स्लाइड में कवर हो जाएगा। मतलब ये वाली स्लाइड सबसे ढंग से समझना जरूरी है, मैं बहुत आराम से बताऊंगी और ये पूरा लेक्चर ना शायद इसी स्लाइड में निकल जाए। तो ध्यान से आप ना इसको समझना, और ऐसा नहीं कि मैम ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, हाथों हाथ समझते जाना। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। भैया न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना जरूरी है, तो वो पूरी न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, जो डीएनए है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम के लिए दिखा देती हूँ कि देखो वो चेन कुछ ऐसी दिखती है, वो चेन ऐसी दिखती है। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पी क्या है, ये ऑरेंज ऑरेंज क्या है, ये ए क्या है, टी क्या है, जी क्या है, सी क्या है, ये ओ एच क्या है, 5' क्या है, 3' क्या है, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलो से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड, हम पढ़ रहे थे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, तो अभी जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जितनी देर से न्यूक्लियोटाइड चल रहा है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये 3 चीजों से मिलके बना होता है। और वो जो 3 चीजें हैं वो ये है, नाइट्रोजिनस बेस, पहला है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा है
पेंटोज शुगर, ठीक है, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तीन चीजों से बना है न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब जो नाइट्रोजिनस बेस है ना, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये भी फिर आगे दो चीजों से बनता है। कैसे? एक होता है इसके अंदर प्यूरिन और एक इसके अंदर होता है पेरीमिडीन। मैं फ्लो चार्ट के इसमें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि अलग अलग जगह बताया जाता है, नाइट्रोजनस बेस अलग बताया जा रहा है, पेंटोज अलग, फॉस्फेट अलग, प्यूरिन अलग, पिरामिडिन अलग, किसी को याद नहीं होता। अभी यहाँ पे पूरा हो चुका है, डीएनए यही खत्म हो जाएगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये तीन चीजों से बना है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। अब जो नाइट्रोजनस बेस है ये देखो किससे बन रहा है, प्यूरिन से और पिरीमिडीन से। तो प्यूरिन में ना दो चीजें आती है, एक आता है एडिनिन और दूसरा आता है गुआनिन, ठीक है। अब जो पिरीमिडीन है इसके अंदर आता है साइटोसिन और दूसरा आता है यूरेसिल और तीसरा आता है थाइमिन। अब बेटा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो हाँ ये जो यूरेसिल और थाइमिन है, ये जो यूरेसिल और थाइमिन है, ये दोनों ना ऐसे हैं कि यार हम दोनों साथ नहीं रह सकते, या तो थाइमिन रहेगा या मैं रहूंगा, ठीक है। या तो थाइमिन रहने वाला है या फिर यूरेसिल रहने वाला है। तो यूरेसिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरएनए में, आरएनए। और जो थाइमिन होता है ना ये प्रेजेंट होता है डीएनए में, ठीक है। जो थाइमिन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और जो यूरेसिल है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में। ये सबको क्लियर है? ये दोनों साथ में कभी नहीं होते, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, यहां तक सबको क्लियर है ना। तो अब पेंटोज शुगर की हम बात करते हैं। तो जो पेंटोज शुगर है ना वो होता है राइबोस इन आरएनए, ठीक है। और इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोस फॉर डीएनए। देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डी ऑक्सी राइबो फॉर डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज इन आरएनए। तो जो पेंटोज शुगर होता है वो उसके अंदर हम जो कंसिडर करते हैं ना राइबोज शुगर है या डी ऑक्सी राइबोज शुगर है, तो वही पेंटोज शुगर होता है। और फॉस्फेट ग्रुप जो आपको ऐसे पी करके लगाया जाता है ना वो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो अभी जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ देखो, इसके अंदर देखो ये जो पी है, ये जो पी है ये है फॉस्फेट ग्रुप। क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये है हमारा एडेनिन, ये है हमारा थाइमीन, ये है गुआनिन और ये है साइटोसिन। अब हमें पता पड़ गया है कि यहाँ पे थाइमीन है, यूरेसिल नहीं है। तो पता पड़ चुका है कि ये डीएनए का डायग्राम है, आरएनए का डायग्राम नहीं है। ये सबको क्लियर है ना कि ये डीएनए का डायग्राम है, ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं है। ये सबको क्लियर है क्योंकि यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे यूरेसिल नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, थाइमीन और यूरेसिल कभी साथ में नहीं रहती, ये दोनों के अगेंस्ट रहते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। देखो ये सबको क्लियर हो चुका है। तो देखो ये डायग्राम हम वापस से देखेंगे, अभी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब हमने ना क्या देखा, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिल के ना अलग अलग चीजें बना रहे हैं। कैसे, देखो जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, नाइट्रोजिनस बेस वो क्या करता है, वो जाता है, वो जुड़ता है, ये नाइट्रोजिनस बेस जाके जुड़ता है OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो है उससे जाके जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना ये पेंटोज शुगर का जो OH एंड होता है, फर्स्ट कार्बन पे ना OH एंड लगा होता है, ये देखो फर्स्ट कार्बन पे जैसे यहाँ पे OH एंड लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जाके जुड़ता है और क्या बनाता है, क्या बनाता है, बताओ क्या बनाता है।
ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। तो आपको ऐसे याद रखना है, जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर ये पहले दो जब जुड़ जाते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर जब जुड़े, ये दोनों जुड़े, देखो न्यूक्लियोटाइड क्या है? पूरा 1 2 3 तीनों का पार्ट है, तीनों जुड़ने चाहिए, पर अगर सिर्फ दो ही है तो वो बनता है न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोस शुगर से जुड़ा तो बना है न्यूक्लियोसाइड। पर और ये देखो, ये जो इस बॉन्ड से जुड़ा है ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, यानी नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से ना एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है, ये दोनों जब जुड़ गए हैं, इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये साइड और टाइड, ये साइड और टाइड, इनमें डिफरेंस जान गए कि जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर बना है तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो वो पूरा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? तो देखो, अब ना जैसे हमने यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की बात की थी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होते हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे थे तो एडिनोसिन, जिसके पीछे SIN आ जाए ना, वो सारे एडिनो न्यूक्लियोसाइड होते हैं। जैसे एडिनोसिन, उसको क्या बोल सकते हैं? और डीऑक्सी एडिनोसिन, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड DNA में है, सॉरी ये वाला RNA में है और ये वाला DNA में है। भैया DNA वाला, और जिसके अंदर वो डीऑक्सी नहीं आ रहा वो RNA वाला। और एग्जांपल लेते हैं, गुएनोसिन और डीऑक्सी गुएनोसिन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो साइटिडीन और क्या हो जाएगा? डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है, और ले लेते हैं, चलो यूरिडीन, इसको और क्या बोलेंगे? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डीऑक्सीथाइमिडीन। क्यों ये यूरिडीन क्यों नहीं हुआ डीऑक्सीथाइमिडीन? क्यों, मैंने क्या बोला था, यूरेसिल और थाइमिडीन अलग अलग चलेंगे। डीऑक्सी जो थाइमिडीन होता है वो हमेशा DNA में होता है, और यूरेसिल जो होता है वो हमेशा RNA में होता है। अभी क्लियर है? सबको समझ आया? सबको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का से ना, देखो मैं फिर से स्लाइड दिखा दे रही हूँ, एक बार स्लाइड देखो ध्यान से, स्लाइड अपने दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो एक बार स्लाइड। हाँ, और यहाँ पे जब फॉस्फेट ग्रुप ये न्यूक्लियोसाइड से कौन से उससे जुड़ता है, इसमें जो लिंकेज होता है इसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज? फॉस्फो ईस्टर। नाइट्रोजनस बेस ये दोनों जुड़े थे कौन से बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिडिक। और जो पूरा न्यूक्लियोसाइड है ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से। ठीक है, क्लियर है सबको? चला, हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो जिसके अंदर हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे थे। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो चीजों, उसमें 2 चीज होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो यूरेसिल और थाइमिन कभी साथ में नहीं होते, यूरेसिल हमेशा ना क्या नाम है, RNA में प्रेजेंट होता है, और थाइमिडिन हमेशा DNA में होता है। ये क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है ना, इन शॉर्ट ये है, जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर फर्स्ट और सेकेंड वाले जब साथ में जुड़े हैं तो वो बनाता है न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में इन दोनों के अंदर जब पेंटोस शुगर जुड़ गया है तो वो बनाता है, क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तो अब देखो हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में जान लिया, क्योंकि हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्यों जाना? क्योंकि भाई DNA बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बन रहा था, और न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब ना न्यूक्लियोटाइड बन गया है,
तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म दो है, एक दो, तो बना देगा डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बना देगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। भैया एक न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड है, दो जोड़ दे तो क्या बनेगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, देखो दो 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 करके बहुत सारे जोड़ते जाएंगे, तो हम डाई ट्राई नाम तो देंगे नहीं, फिर हम नाम दे देंगे इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अभी समझ आया ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे आई, कैसे बनी? एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और हमने उसको नाम दे दिया पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो अब जो पॉलीमर बना है, अभी जो पॉलीमर बना है, पॉलीमर जो बना है ना, मतलब पॉलीमर मतलब जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है उसको हम शॉर्ट में एक नाम दे दे रहे हैं ना, पॉलीमर। तो जो पॉलीमर बना है उसमें ना दो एंड होते हैं। देखो यहाँ पे, इसको छोड़ो, इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो पॉलीमर बना है इसमें ना देखो दो एंड, ये पूरा पॉलीमर दिख रहा है आपको, है ना, ये पूरी चेन दिख रही होगी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें ना दो एंड दिख रहे हैं, एक ये एंड दिख रहा है और एक ये एंड दिख रहा है। तो इसके अंदर ना क्या है, देखो एक तो फ्री फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है, ये देखो एंड में ना फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप है और एक फ्री OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप किसी से जुड़ा नहीं है और यहाँ पे जो P है ये किसी से जुड़ा नहीं है। तो दो, एक इसका ये फीचर है कि यहाँ पे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और जो दूसरी चीज जो देखने की है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो कौन से एंड पे? 5 डैश। कौन से पे? 5 डैश। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 5 डैश एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये याद रखना, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमेशा 5 डैश पे प्रेजेंट होता है, ना कि 3 डैश पे। 3 डैश पे हमेशा क्या प्रेजेंट होता है? OH। ठीक है, तो अब देखो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। कैसे? देखो न्यूक्लियोटाइड किससे बन रहा था? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो फॉस्फेट ग्रुप ये रहा, और ये देखो नाइट्रोजनस बेस, सॉरी नाइट्रोजनस बेस, और ये रहा हमारा शुगर। तो तीन देखो चीज है, नाइट्रोजनस बेस ये रहा, शुगर ये रहा और फॉस्फेट ये रहा। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। ऐसे करके कितने सारे न्यूक्लियोटाइड है? एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे कर करके न्यूक्लियोटाइड बन गए, बहुत सारे मिल गए, तो हमने इसको बोल दिया पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है सबको? और अगर देखो, अगर सिर्फ ये होता, नाइट्रोजनस बेस होता और ये होता, सॉरी नाइट्रोजनस बेस होता और शुगर होता, तो ये दोनों जब जुड़े हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसमें जब फॉस्फेट जुड़ गया है इसको हमने बोला है न्यूक्लियोटाइड। तो कितने सारे न्यूक्लियोटाइड और इसका डायग्राम वगैरह सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छे से समझ आ चुका है ना सबको? बिल्कुल हार्ड तो नहीं था ना? बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये जो चेन थी, दिस वन, ये पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इसका बैकबोन क्या है? बैकबोन इन द सेंस कि मतलब इसको किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है मतलब इसके अंदर मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है? दिख रहा है यहाँ पे मेन कंपोनेंट? राइट, ठीक है। तो बैकबोन क्या है? बैकबोन है
sugar and phosphate. Sugar and phosphate are the backbone of the nucleotide chain. ठीक है, तो अभी तक तो हमने ना किसकी बात करे जा रहे थे, डीएनए 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 डीएनए। ठीक है, तो अब जैसे हमने डीएनए पे देख लिया कि थर्ड एंड होता है, फिफ्थ एंड होता है, ये सब होता है। तो ना बस इसके अंदर आरएनए में डिफरेंस कहाँ पे आता है, आरएनए में ना डिफरेंस आता है एवरी न्यूक्लियोटाइड residue has additional OH group present at 2 and 2' position in the ribose. ये जो राइबोस शुगर हम देख रहे थे ना इतनी देर से, ये वाली जो राइबोस शुगर है, ठीक है, ये जो हम शुगर को देख रहे हैं इतनी देर से, इसमें क्या होता है ना, जैसे इसका फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड ये, 3, 4, 5, तो इसके जो सेकंड पोजीशन होता है ना, यहाँ पे जैसे देखो आपने देखा, यहाँ पे इस पोजीशन पे OH है, तो राइबोस में क्या होता है, इसकी सेकंड पोजीशन पे भी ना एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम ऐसे राइबोस शुगर और जो डीएनए आरएनए की शुगर होती है और जो डीएनए की शुगर होती है ना, उसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि आरएनए वाली में ना सेकंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साथ ही ये तो मैंने बता ही दिया था कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो अभी इजी है कि कैसे पता लगाना है कि आरएनए कौन सा है और डीएनए कौन सा है। दो चीजें जो हमें ध्यान रखनी है कि सेकंड पोजीशन पे OH जहाँ पे होगा शुगर में वो होगा आरएनए और वहां पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा। और ना एक चीज और, ये जो थाइमीन है ना, इसको हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है मतलब ऐसे कि दैट थाइमीन की जगह ना नाम लिख दिया जाता है 5 मिथाइल यूरेसिल। तो ना जैसे यूरेसिल और थाइमीन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, तो अगर थाइमीन की जगह कभी 5 मिथाइल यूरेसिल लिख दिया तो हमारे दिमाग में ना कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये तो यूरेसिल का ही पूरा फुल फॉर्म होगा, कुछ होगा नहीं। जो थाइमीन है उसको बोला जाता है 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, ये याद रख लेना, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि थाइमीन को बोला जाता है 5 मिथाइल यूरेसिल, जो कि यूरेसिल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है ना। ठीक है, तो अभी डीएनए का ही चल रहा था कि डीएनए क्या, डीएनए क्या क्या क्या। तो देखो डीएनए में क्या हो रहा है, जो डीएनए है ना, सबसे पहले तो अब हमने पूरा देख लिया है कि वो कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, डीएनए बन गया। न्यूक्लियोटाइड खुद कैसे बनता है, 3 चीजों से बनता है। ठीक है, तब जो डीएनए बन ही चुका है तो वो क्या है, खुद है क्या, क्या है, इट इज द एसिडिक सब्सटेंस, it is the acidic substance present in nucleus। जो न्यूक्लियस है ना, ये सेल है, सेल का ये रहा न्यूक्लियस, तो इस ये जो एसिडिक सब्सटेंस है ये ही है डीएनए। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैसे आया था, ऐसे बैठे बैठे जैसे हमने देख लिया था, क्रोमोसोम जैसे डिस्कवर हुआ था, एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ था, हर चीज डिस्कवर होती है। तो इट इज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्राइड्रिक मिचेल इन 1869 और इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। इसको तब बोला गया था जब फ्राइडरिच जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने जब इसको डिस्कवर किया था ना, तब इसको इनिशियली ना ये डीएनए नहीं बोला गया था, इसको उस वक्त ना न्यूक्लियन बोला गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे रिसर्च हुई, अरे क्या काम करता है क्या नहीं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट मिले और एक आए वॉटसन एंड क्रिक। जब वॉटसन एंड क्रिक आए, उन्होंने दिया है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कौन सा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डबल हेलिक्स मतलब अभी तक देखो, एक देख रहे थे ये चेन प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, मतलब ये हो गया है डीएनए। अभी तक हम डीएनए को ऐसे देख रहे थे, ठीक है। तो जब वॉटसन एंड क्रिक आए, इन्होंने डबल हेलिक्स, यानी ये तो सिंगल एक स्ट्रैंड हो गई, उन्होंने दी डबल, यानी कुछ एक और ऐसी थी, ठीक है, एक और ऐसी चेन। इन्होंने दो चेन के बीच, दो चेन ऐसे, एक लंबी लंबी, एक पहली चेन ये और ये दो, इन दोनों का बताया और इनके बीच में करवा दी बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग इन द सेंस, देखो बेस पेयर कौन सा है, ये यहाँ पे उन्होंने एक और ऐसे सामने ऐसी की ऐसी लाइन बनाई और ऐसे करके ना, सॉरी बेस, ये तो शुगर हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे ना एक और ऐसे लाइन क्रिएट करवा दी। चलो यहाँ पे करवा देते हैं, यहाँ पे सेम ये जो है ना कंपोनेंट्स ऐसे लगवाए और यहाँ पे ना ऐसे पेयरिंग करवा दी थी, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। तो अभी हम करके बताते हैं कैसे करवाई। देखो, बेस पेयरिंग बिटवीन टू strands of polynucleotide chain। देखो अभी हमने लास्ट में देख लिया था कि एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फिर एक ये प्रेजेंट है, और यहाँ पे लेट्स से एडेनिन ले लिया, फिर यहाँ पे वापस हम कुछ लगा दे रहे हैं ऐसे, फॉस्फेट ऐसे करके और यहाँ पे एडिसिन लगा लिया, और यहाँ पे कौन सा लगाए बताओ, एडिसिन, थाइमिन, थाइमिन लगा दिया हम, ठीक है। ठीक है, तो अब ना देखो ये जैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, ठीक है। तो अब अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखो एक ये वाली चेन चल रही है, फर्स्ट ये वाली चेन दे दी और दूसरी यहाँ पे एक और चेन हो गई ऐसे करके, यहाँ पे ए, सॉरी ये आपको पता है अभी कि ए के सामने हमेशा टी आएगा, ये भी मैं बताऊंगी आपको, चलो अभी बता देती हूँ। यहाँ पे अपन ले लेते हैं गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो देखो ये जैसे एक चेन हो गई और एक दूसरी चेन हो गई, तो इन्होंने वॉटसन क्रिक ने क्या किया, एक चेन और दूसरी चेन की ये जो बेस पेयरिंग करवा दी। जैसे ये नाइट्रोजनस बेस पेयर था, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर था, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर था और ये नाइट्रोजनस बेस पेयर था, तो इन दोनों के बीच में ना पेयरिंग करवा दी, इन दोनों को जोड़ दिया। तो हमेशा एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा जाके जुड़ता है किससे, थाइमीन से, मतलब हमेशा इसके अपोजिट होता है। ऐसा नहीं एडेनिन जाके किसी से भी जुड़ गया, मेरी मर्जी है आज मैं ग्वानिन से जुड़ूंगा, साइटोसिन से जुड़ूंगा, नहीं। पार्थ है एडेनिन और सुप्रिया है थाइमीन, तो ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट रहेंगे और एक दूसरे से ही जुड़ेंगे, और ये दोनों एक दूसरे से हमेशा ना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। वैसे ही ग्वानिन जो है वो जुड़ता है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। ये क्लियर है सबको? एडेनिन हमेशा थाइमीन के अपोजिट रहता है, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, तो और वो दोनों जुड़ते हैं हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के हमेशा अपोजिट रहता है और हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो अभी क्या चीज क्लियर हुई, देखो यहाँ पे मैंने बताया था प्यूरिन पिरिमिडिन, एडेनिन किससे जाके जुड़ रहा है, देखो जो एडेनिन है वो किससे जाके जुड़ रहा है, थाइमीन से, ठीक है, और जो ग्वानिन है वो किससे जाके जुड़ रहा है, साइटोसिन से। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्यूरिन कभी प्यूरिन से नहीं जुड़ेगा, प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ता है, मतलब एक प्यूरिन जो होगा और एक पिरिमिडिन होगा। नाइट्रोजनस बेस में जब एक स्ट्रैंड में, एक लाइन में प्यूरिन है तो दूसरी वाली स्ट्रैंड में पिरिमिडिन होगा। ये सबको क्लियर है? तो ऐसे ना बेस पेयरिंग हुई थी। तो ये जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने, उसके बाद आए अरविंद शारकॉफ, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि इन्होंने दे दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
the ratio between adenine and thymine. Adenine and thymine, guanine and साइटोसिन. देखो अभी हमने क्या पढ़ा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन. तो ये जो शार्गॉफ रूल था, आप पढ़ते हो शार्गॉफ रूल, तो ये रूल क्या है कि देखो ये जो है ना, हमेशा हमेशा इनका जो रेशो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. इनका जो रेशो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इक्वल्स टू 1 रहेगा. ठीक है, इनका जो रेशो है हमेशा कांस्टेंट और इक्वल 1 रहेगा. ठीक है, तभी नहीं एडेनिन सिर्फ थायमिन से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से. मतलब हमेशा इनका जो रेशो है ना वो फिक्स्ड है, कुछ अलग अलग नहीं होने वाला है, और इनको इक्वल्स कर दिया है 1 के. ठीक है, क्लियर है सबको. अब जो बेस पेयरिंग है ये मैंने आपको बता दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है. एक सेकेंड. अब देखो जब मैंने आपको बता दिया है कि देखो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और जो गुआनिन है वो साइटोसिन से जुड़ता है. तो अगर मैंने देखो आपको ये फर्स्ट स्ट्रैंड बता दी कि यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, तो आप अपने आप दूसरी स्ट्रैंड का बता दो ना, बता दोगे कि मैम अगर यहाँ पे एडेनिन है तो दूसरी वाली स्ट्रैंड में तो फिर ऑब्वियस सी बात है एडेनिन सिर्फ थाइमिन से जुड़ता है, तो दूसरी वाली स्ट्रैंड के तो बेस पेयर अपन खुद बता देंगे ना कि एडेनिन से हमेशा थाइमिन जुड़ने वाला है, तो भाई यहाँ पे थाइमिन आएगा. गुआनिन से साइटोसिन जुड़ता है तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा. तो हम ये कह सकते हैं अगर हमें एक स्ट्रैंड का बेस पेयर पता है तो हम दूसरी वाली के सीक्वेंस अपने आप पता कर सकते हैं ना. मतलब ये हो गया, ये तो हो गए पेरेंटल डीएनए, मतलब जो जन्म दे रहा है और जिसके बारे में हमें पता करना है वो हो गया डॉटर डीएनए. ये भी क्लियर है, ये इसको हम पेरेंटल डीएनए बोल सकते हैं, मतलब जिसके बारे में हमें पता है. पर आगे क्या आने वाला है, जो पैदा होने वाला है वो हो गया डॉटर डीएनए. तो अगर आपको पेरेंटल डीएनए दे दिया जाए तो आप उसका डॉटर डीएनए पता कर लोगे ना. देखो एडेनिन पता है तो उसकी जगह थाइमिन डालना है, गुआनिन डालना है तो साइटोसिन डालना है, फलाना ढिमकाना, यही वाली सारी चीजें. तो पेरेंटल डीएनए है तो उससे अपन डॉटर डीएनए का पता लगा सकते हैं. ये सबको क्लियर है. ठीक है, अब ना जैसे डीएनए के बारे में पढ़ लिया है, ये सबको क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया ना अभी तक, इजी चल रहा है ना सब कुछ. ठीक है, तो अब डीएनए 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 इतना डीएनए डीएनए हो गया, तो इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि आखिर इसके फीचर्स क्या है. देखो पहला इसका जो फीचर्स है ना कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसका मैंने आपको बता दिया था, इसकी जो बैकबोन है वो अपन को पता है कौन सी है. बैकबोन जो है वो है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट और बेस पेयर जो प्रोजेक्ट होता है इनसाइड, ये इसकी है ना बैकबोन है. एक तो ये इसका फीचर्स है, मतलब क्वेश्चन में आपको फीचर्स इसलिए बता रही हूँ कि मतलब ना इसके 4-5 इंपॉर्टेंट फीचर्स है. तो क्वेश्चन आ जाता है कि भैया डीएनए के फीचर्स कौन कौन से हैं, तो आपको करेक्ट करना है कि ये फीचर्स है, या फिर बोलिए कि कौन सा फीचर नहीं है तो आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा. तो पहला तो बैकबोन वाला आपको क्लियर है. अब दूसरा जो है वो 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखो जैसे 5 से 3 चल रही है, तो देखो अगर ये जो चेन है, ये जो चेन है ये 5 एंड से 3 एंड चल रही है, तो जो दूसरी वाली चेन है ना ये 3 एंड से 5 एंड ऐसे चलेगी. यहाँ पे 5 एंड ही नहीं आ जाएगा. ठीक है, ये नहीं होगा. 5 एंड एक चेन अगर 5 से 3 है तो दूसरी वाली जो उससे जुड़ रही है वो उसके एंटी पैरेलल रहेगी, यानी यहाँ पे 5 के सामने 3 आएगा और 3 के सामने 5 आएगा. ये सबको क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, और इसका जो थर्ड फीचर है वो ये है, द बेस इन 2 स्ट्रैंड्स, the base in 2 strands are paired through हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मैंने आपको बता दिया था. देखो कैसे कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर. अभी अपन ने बेस पेयर बनाए थे, कैसे बनाए थे बेस पेयर, देखो ए
टी से जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन सी से जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो फोर्थ कैरेक्टर है वो ये है, टू चेन्स आर कॉइल्ड इन, जो दो चेन है, दो अपन ने चेन देखी, आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन, यानी ऐसे करके, ऐसे करके कॉइल्ड है, ठीक है, ऐसे करके कॉइल्ड है एक दूसरे में। दूसरी चेन अपन बनाते हैं, रुको, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, रुको, ये देखो, ऐसे करके, ऐसे करके दो चेन है, इसलिए अलग अलग कलर से डिनोट कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और फिर एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, फिर इसी के बीच में ना पेयरिंग चलती रहती है, ऐसे करके वो जुड़ जाते हैं। देखो एडिसिन थायमिन, एडिसिन ग्वानिन, ऐसे करके जो लिंकेज बना रहे हैं ना दोनों चेनों के बीच में, वो ऐसे करा रहे हैं। ये कह दिया लाइन डायग्राम। और इसी को अगर बड़ा करके देखें तो वो ये रहा, ये चेन, दूसरी चेन, ये येलो वाली चेन हो गई, और ये रेड वाली चेन हो गई जो मैंने पीछे बताई है, और जो ग्रीन कलर से जो जोड़ता हुआ दिखा रहा है ना हिस्सा, वो ये वाला है। क्लियर है? तो जैसे डायग्राम आप अलग अलग देखते हो तो दिमाग में ना बच्चे ऐसे एकदम हो जाते हैं, यार ये डायग्राम वो डायग्राम कैसे हो रहा है। अभी समझ आया? देखो ये रहा इसका लाइन डायग्राम, ये एक चेन चल रही है येलो वाली, दूसरी वाली रेड वाली दूसरी चेन चल रही है, और जो ग्रीन वाला इनको जोड़ रहा है वो ये है। ग्रीन वाला पोर्शन ये रहा बेस पेयर, ये येलो वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन। सबको क्लियर है ये डायग्राम कैसे चलता है? डायग्राम सबके दिमाग में फिट हो चुका है? बच्चे ये याद तो कर लेते हैं डायग्राम, पर ये डायग्राम समझ नहीं आता है। पर आई थिंक ये डायग्राम अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच में ये जो लाइन लाइन सी दिखती है वो कैसी होती है, क्योंकि मैंने आपको ना इसका विजुअली पहले बता दिया, और इसको मैंने इसलिए एंड के लिए रखा था कि भैया आपको एकदम से एंड में क्लियर हो जाए, है ना। तो देखो राइट हैंडेड फैशन में है, इसका जो पिच है, यानी इसका ये जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, इसका डिस्टेंस कितना है, पिच ऑफ हेलिक्स कितना है बताओ। कितना है पिच, कितना है? पिच है 3.5 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो पिच है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, ये है 3.5 नैनोमीटर। और बहुत सारे आपको ऐसे डिस्टेंस दे रखे होंगे, वो याद करना आप, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा लूप इन ईच टर्न, देखो ये एक टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा, चौथा, सबके अंदर लूप, यानी लूप बन रहा है, गोला बन रहा है, वो याद रखना है, ठीक है। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? सबको अच्छे से समझ आ गया है ना? तो अब इसके आगे आपने पढ़ा होगा एक सेंट्रल डॉगमा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा आपने? सेंट्रल डॉगमा के बारे में। बहुत ऐसा टॉपिक है। तो एक साइंटिस्ट थे, क्रिक, क्रिक करके याद रखना, इन्होंने ही दिया था ये सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। तो इसके अंदर ना क्या था कि इस सेंट्रल डॉगमा में कुछ नहीं था, इसके अंदर देखो मैं शॉर्ट में अभी बता रही हूँ, बाकी ये पूरे डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी शॉर्ट में एक समराइज करके ताकि ये देख ले रहे हैं कि अपन को पता पड़ जाए कि अपन आगे पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर बस कुछ नहीं है, ये बताए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना वो जाती कैसे है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पास कैसे होती है। तो सेंट्रल डॉगमा ने बोला कि वो पास होती है डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होती है, आरएनए से प्रोटीन में बन जाती है। तो ये कैसे क्या हो रहा है ना, ये सब अपन देखने वाले हैं। जैसे ना देखो क्या होता है सेंट्रल डॉगमा का, ये डायग्राम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आंख रखना। जैसे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और ये बनाता है एमआरएनए, और एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है वो बनाता है प्रोटीन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना, आरएनए एक मैसेंजर की तरह काम करता है, तो जब वो मैसेंजर की तरह काम करता है ना उसको एमआरएनए बोलते हैं। तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बना है आरएनए, यानी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये डीएनए का रेप्लिकेशन है, ठीक है। ये सबको क्लियर है?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पिंकी, ठीक है। ये तो नॉर्मल वाली बात हो गई, पर कुछ वायरस होते हैं ना, कुछ वायरस में सिस्टम ही अलग चलता है। ये वायरस तो बहुत दुखी करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे इन वायरस को थोड़ा सा अलग अलग पढ़ना पड़ता है, वो अपोजिट ही चलते हैं। तो वायरस में क्या होता है, आरएनए ना, यहाँ पे देखो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हुआ है ना, पर वायरस में क्या होता है, जो आरएनए है ना वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो जाती है आरएनए से डीएनए में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों बोला, एक सेकंड रुकना बच्चों। देखो, अरे अब सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? तो देखो, यहाँ पे डीएनए कन्वर्ट हो रहा था आरएनए में, तो हमने उसको कहा था ट्रांसक्रिप्शन। तो वायरस में डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, वायरस में क्या होता है, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है। तो वो उल्टा हो गया प्रोसेस, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो वायरस में उल्टा हुआ है तो हम उसको प्रोसेस को बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है, रिवर्स जो एंजाइम है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये सबको क्लियर है, यहां तक सबको समझ आया? एक यहां तक देखो, अब मैं ना एक बार स्लाइड चला रही हूँ, एक बार देखो फिर से, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। आज अपन इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ओवरडोज हो जाएगा। ये था बेसिक जो पूरा चैप्टर कवर करने वाला है। सबसे हार्ड जो चीज थी ना वो आज की थी, जो समझने वाली थी, क्योंकि ना एंड तक ये रहता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेस पेयर क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है। तो इसलिए ना ओवरडोज करके अपन ज्यादा नहीं करेंगे, आज अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार देख लो फटाफट फटाफट से। हमने शुरुआत करी थी डीएनए और आरएनए से। जो जो डीएनए है और आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए बहुत फर्जी आदमी है, वो तो अडेप्टर भी है, कैटालिटिक भी है, स्ट्रक्चरल भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो अब जो बात आती है वो आती है डीएनए के बारे में पढ़ना है अभी तो जो डीएनए है ना वो क्या है, पॉलीमर है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। तो भैया जब वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है तो हमें ये पता करना होगा पहले तो आखिर वो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से बना है। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। जब नाइट्रोजनस और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलते हैं किससे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। एस एस याद रखना, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। फिर अगर इसी में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो उसे हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है न्यूक्लियोसाइड, तो इस न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड हमें पता पड़ चुका है अभी कि भैया क्या है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, चेन बना देंगे, और इसी चेन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसी चेन को हम बोलते हैं डीएनए।
तो देखो आपने देखा होगा इस नाइट्रोजनस बेस में भी ना दो चीजें थी, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में आता है एडेनिन और जी, और पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। यूरेसिल और थाइमिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, एक रहेगा तो दूसरा रहेगा, दूसरा रहेगा तो पहला नहीं रहेगा। तो यूरेसिल है, ऐसे याद रखना, यूरेसिल जो है वो हमेशा आरएनए में प्रेजेंट रहता है और थाइमिन जो है हमेशा डीएनए में प्रेजेंट रहता है। तो ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं आपके स्कूलों में एक सब्जेक्ट होता है पीटी टीचर, तो सॉरी पीटी टीचर क्या, एक सेकेंड, अच्छा आप लोगों के ये नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी है हाँ, तो आप लोगों के जो भी है आप ऐसे याद कर रहे हैं ना, प्यूरिन में दो है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, क्लियर है सबको। अब बारी आती है, किसकी बारी आती है, ये हम डायग्राम क्लियर है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए हैं और बना दिया है डीएनए। तो जो बच्चा पहला न्यूक्लियोटाइड है देखो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो जो एडेनिन है वो जाके जुड़ा है किससे, ये देखो ये तो है नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर से जाके जुड़ा है, सिर्फ ये दो है बच्चा पार्टी, सिर्फ ये दो है, ये है न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में जब जुड़ गया है हमारा पेंटोज तो वो बन गया है न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड की चेन क्लियर है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, यानी डीएनए बन गया। अब डीएनए में हमने देख लिया है, बहुत सारी चीजें देख ली है, ये वाला बहुत क्लियर है, ये तो बहुत इजी है। ये देखो एक चेन डीएनए की, दूसरी चेन डीएनए की, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जब एक चेन में हमेशा हमें ये याद रखना है कि एक 5 एंड से शुरू होता है, दूसरा 3 एंड पे खत्म होता है, 3 डैश पे। तो हमेशा जब अगर आपको एक की सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे की सीक्वेंस पता कर सकते हो। ये सबको क्लियर है ना, क्योंकि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो अगर, और जो इसके बारे में पता है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा से जो पिंकी के मम्मी पापा थे उनको नहीं पता था कि हमारे पास पिंकी आने वाली है या नहीं, उनके लिए पिंकी सरप्राइज थी। तो ये सरप्राइज है, ये पता पड़ रहा है बाद में। तो भैया ये तो है पेरेंटल जिसका सब कुछ पता है, एडेनिन पता है, ग्वानिन पता है, इसको देखते हुए इनको पता किया गया है, इसलिए है डॉटर डीएनए और ये है पेरेंटल डीएनए। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, वो ATGC और CG जो भी याद रखना है, ठीक है, ATCG ऐसे याद रख लो। आपके ना दीवार पे बस ये करके ना 2 चीजें लगा दो, ATGC। आप जब भी निकलोगे ना, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बच्चों को ना, एंड तक याद नहीं हो पाता है, यार एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा था या एडेनिन साइटोसिन से जुड़ रहा था, ग्वानिन से, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आपके करना, आपके बोर्ड पे स्टडी टेबल आप जहां पे भी पढ़ते हो ना, बस ये 2 चीजें लिख लेना ऐसे, ATGC ऐसे करके। तो आप जब भी उसके सामने से निकलोगे ना, आपको दिखता रहेगा, तो आपके जैसे घर में कैलेंडर लगा रहता है या कोई भी तस्वीर लगी रहती है तो अपने दिमाग में बैठ जाती है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ATGC। तो ये ऐसे याद करना, नहीं तो आप कितना रटते रहोगे ना, ये आपको याद नहीं रहेगा। बस इसको बड़ा सा लिखिए, अपनी दीवार पे जरूर लिखाना, ताकि एग्जाम तक आपको दिखता रहे, तो आपके दिमाग में हो जाएगा ATGC ऐसे करके इसको याद हो सकता है। अदरवाइज ये एंड तक नहीं याद रहता कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है या ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। इसको तो दिमाग में बैठाने का यही तरीका है कि इसको ना एक पेपर बना के सामने लगा ही लेना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, ये अपन ने देख लिया, बैकबोन वाला देख लिया, पोलैरिटी देख ली कि भैया हमेशा 5 के सामने 3 आएगा और 3 के सामने हमेशा 5 आएगा। यानी पापा के सामने जो बच्चे हैं वो हमेशा उल्टे ही चलते हैं, पापा बहुत ओल्ड मेंटालिटी के, बच्चे बहुत मॉडर्न है, हमेशा ना उनके अगेंस्ट वाला सिस्टम है। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। और तो क्या है, और बस कुछ नहीं है, बस यही याद रखना है। तो लेक्चर सबको क्लियर है, सबको समझ आया, किसी को कोई भी कंफ्यूजन, अच्छे से समझ आ गया है सबको? क्लास खत्म करें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है बच्चों पार्टी, बहुत अच्छी तरह समझ आया बेटा, ये सबसे हार्ड पार्ट था, सबसे ज्यादा, मतलब जैसे इफ्रा, हाँ मैं बता दूंगी, आप लोगों का वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बैच बहुत आगे चल रहा है।
आपका बैच बहुत आगे चल रहा है, बाकी जो दूसरे बैच है वो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका थोड़ा एक बार देख लेंगे। आपका बैच तो ऐसा होता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट भी देने का टाइम होता है। मैं उनको एक्स्ट्रा, आप लोगों को तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा देती हूँ, सब कुछ करा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम रहता है। बाकी बैचेस में थोड़ा भागना पड़ता है। तो आपका बैच इज माय फेवरेट बैच, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने को मिलते हैं और एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करने को मिलती है, और ना थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट और इंटरेक्शन बना रहता है, तो वो चीज अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है वो एक बार जाके आज एनसीईआरटी से हाथों हाथ अभी पढ़ लेना, और ये जो 80 GC की वो है ना, वो अभी के अभी फोटो अपने दीवार पे चिपका लेना। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है, आज का सेशन बढ़िया था साक्षी। हाँ, पर आज अपन ने हंसी मजाक नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सीरियस टॉपिक था, इस पे थोड़ा ना फोकस करना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, चलो बाय 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 एवरीवन, बाय बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन।